Assalamu alaikum everybody. Welcome to the new session of hydraulics and pneumatic control. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आपका लेक्चर तो ट्यूसडे को होता है, लेकिन आज थोड़ा सा इशू हो गया, तो आज स्पेसिफिकली आज के दिन के लिए लेक्चर डिज़ाइन हुआ है। अदरवाइज टाइम टेबल को फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, that is a topic about actuators. एक्चुएटर बेसिकली क्या है? एक्चुएटर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम पावर देते हैं तो वो उस पावर के नतीजे में मोशन देता है। ठीक है, वो आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल करके देगा या स्पेसिफिक रोटेशन आपको करके देगा। ठीक है, जैसे कि हम ऑब्जर्व करते रहे हैं कि हम अपने हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी चीज़ को लिफ्ट अप करना होता था, तो वो जो लिफ्ट अप करने वाली जो चीज़ थी वो एक सिलेंडर था, उसके अंदर एक पिस्टन था जिसको अगर हम नीचे से लिक्विड देते थे तो वो ऊपर को मूव करता है। सो दैट पार्ट इज एक्चुअली एक्चुएटर। एक्चुएटर की आप बेसिकली हमारे पास 3 से 4 टाइप्स हैं जो कि हम आज स्टडी करेंगे और ऑनवर्ड हम इस वीक में ऑब्जर्व करेंगे उन टाइप्स को। सॉलिनॉइड एक्चुएटर्स भी होते हैं, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होते हैं, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होते हैं, मैकेनिकल एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, सॉलिनॉइड एक्चुएटर्स मैंने आपको बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल एक दफ़ा दी थी। मैंने आपको कहा था कि हमारे घरों में अक्सर एक डोर बेल लगा करती है, वो टिंग टोंग वाली डोर बेल होती है। तो टिंग टोंग वाली डोर बेल कैसे काम करती है कि एक कॉइल होता है, इलेक्ट्रिकल कॉइल। ठीक है, जब उसको हम एनर्जी देते हैं तो वो अपने अंदर एक रॉड को खींचता है, मेटेलिक रॉड को अपने अंदर खींचता है। सी दैट दिस इज अ कॉइल, तो वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और जैसे ही वो एनर्जी खत्म होती है, जैसे ही हम बटन रिंग से उठाते हैं तो वो दोबारा से वो जो रॉड है वो पीछे को चला जाता है। सो दैट इज अ सॉलिनॉइड एक्चुएटर, उस तरह का होता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर हमने लातादाद दफ़ा अपने टॉपिक्स के अंदर ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर कैसे होता है कि हम उसको लिक्विड देते हैं एक साइड से, वो लिफ्ट अप करना स्टार्ट हो जाता है या फिर एक जगह से मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी साइड से लिक्विड देते थे तो वो बैकवर्ड मूव करता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूमेटिक वो भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि एक तरफ से हवा देते हैं वो दूसरी तरफ से मूव करना स्टार्ट कर देता है, अगर दूसरी तरफ हवा दें तो वो बैकवर्ड को मूव करता है। सो दैट इज अ न्यूमेटिक एक्चुएटर। मैकेनिकल एक्चुएटर कैसे होता है कि मैकेनिकल एक्चुएटर्स के अंदर थ्रेड्स होते हैं, हम रोटेशन देते हैं जिसकी वजह से वो आगे या पीछे मूव करता है। ठीक है, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, आपको मज़ा आएगा सुनकर एग्जांपल भी। वो जो आप बचपन में गोले खाते होते हैं, शायद कुछ लोग अभी भी खाते हो, वो जो गोले वाली मशीन होती थी वो क्या करता था, वो हैंडल को रोटेट करता था जिसकी वजह से आपका जो वो प्लंजर था ऊपर से नीचे को मूव करता था, वो बर्फ को लेके नीचे आता था या फिर वो बर्फ को लेकर ऊपर जाता था। ठीक है, दैट इज अ मैकेनिकल एक्चुएटर। आप एक साइड से रोटेशन देते हैं और दूसरी साइड से वो मोशन होती है, ऊपर नीचे की मोशन होगी या दो साइड्स की मोशन हो सकती है। सो बेसिकली दीज आर द एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स मैंने आपको बताया एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम पावर देते हैं और वो पावर के नतीजे में मोशन प्रोवाइड करता है। मोशन वो रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकती है, मीन्स इन द लीनियर डायरेक्शन भी हो सकती है और रोटेशन में भी हो सकती है। तो दोनों किस्म की मोशन हमारे पास आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं एक्चुएटर्स। So what is an actuator? Actuator are devices used to produce action or motion। ठीक है, एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, मोशन प्रोड्यूस करने के लिए हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट, अब इसमें बेसिकली इनपुट इसमें क्या है? बेसिकली मेनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी इनपुट हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट हो सकता है। मोटर जो है, जो हमारे पास स्पेसिफिक मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, वो भी इसका इनपुट हो सकती हैं। ठीक है, रोटेशन के लिए।
उसके अलावा एयर, दैट इज अ न्यूमेटिक, ठीक है। फ्लूइड्स, जिसमें एयर भी आ जाती है, लिक्विड्स भी आ जाते हैं, दोनों चीजें आ जाती हैं, दैट आर द इनपुट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी लो पावर और हाई पावर, ठीक है। लो पावर भी हो सकती हैं, हाई पावर भी हो सकती हैं, ठीक है। हाई पावर से मुराद हैवी मोटर्स होती हैं, लो पावर से मुराद सॉलिनॉइड सिंपल जो होते हैं वो हो सकते हैं। एक्चुएटर आउटपुट कैन बी पोजीशन और रेट, ठीक है। पोजीशन भी हो सकती है इसकी, कोई रेट भी हो सकता है। पोजीशन से मुराद है कि हमने इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक शिफ्ट करना है, दैट इज द पोजीशन। तो एक्चुएटर को हम पोजीशन शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेट बेसिकली क्या है कि हमने किस स्पेसिफिक रेट से किसी चीज को मूव करवाना है, ठीक है। जैसे कि आजकल क्या होता है, आजकल हम सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सोलर प्लेट्स का एंगल चेंज करने के लिए कि वो सूरज की डायरेक्शन के साथ साथ मूव करें, तो उनको उसको अगर उसके साथ हमने एक एक्चुएटर लगाया हुआ है, तो दैट इज द रेट, ठीक है। वो कुछ स्पेसिफिक रेट के साथ वो मूव करती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, या वेलोसिटी स्पेसिफिक उसे दे सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ वो प्लेट्स मूव करती रहे, ठीक है। तो एक्चुएशन कैन बी फ्रॉम फ्यू माइक्रोन्स टू फ्यू मीटर, ठीक है। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी तय हो सकते हैं इससे, और बहुत लंबा डिस्प्लेसमेंट भी इससे तय हो सकता है, ठीक है। फ्यू मीटर, दैट इज अ फ्यू मीटर, दैट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। जो डिस्टेंस हम इन मीटर्स भी तय कर सकते हैं, 5 मीटर, 7 मीटर, डिपेंड करता है कि हमारी मशीन कितनी बड़ी है, ठीक है। मेगा मशीन भी होती हैं, माइक्रो मशीन भी होती हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना बड़ा सिस्टम मौजूद है, ठीक है। आफ्टर डेट, 1 मिनट। अच्छा जी। सो बेसिकली अगर हम डायग्राम से इसे शो करवाना चाहें, फंक्शनल डायग्राम से अगर इसे शो करवाएं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक कंट्रोल सिग्नल दे रहे हैं। वो सिग्नल बेसिकली बता रहा होता है कि आपने कब स्टार्ट करना है, कब उसकी मोशन एंड होगी, और कितना डिस्प्लेसमेंट तय करना है या कितनी रोटेशन तय करनी है, दैट इज अ सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हम पावर देते हैं उसे, एनर्जी सोर्स देते हैं। एनर्जी सोर्स में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, दैट इज अ न्यूमेटिक, ठीक है। एनर्जी सोर्स मतलब कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक की, तो जो उसकी मोटर होगी, हाइड्रोलिक की मोटर, जिसके हम हाइड्रोलिक मोटर हम हाइड्रोलिक पंप्स जो हम पढ़ चुके हैं, तो वो जो पंप होगा दैट विल प्रोवाइड, दैट इज एन एनर्जी सोर्स, ठीक है। और अगर हम न्यूमेटिक की बात करें, तो न्यूमेटिक में कंप्रेसर आ जाता है। सॉलिनॉइड में बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी सोर्स, ठीक है। उसको हम उसकी हम जो पावर है, उसको पावर को बढ़ा सकते, उसकी एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीफिकेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हाइड्रोलिक जैक्स के बारे में बताया था कि अगर हमारे पास थोड़ी फोर्स है, तो हम उसको फोर्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स टू से दैट अगर हमें पंप से अगर थोड़ी फोर्स मिली है, तो हम उस फोर्स को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। सो आफ्टर द एम्पलीफिकेशन, वो हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं, और वो जो एनर्जी कन्वर्जन है वो हमारी एक्चुएटर के अंदर होती है। एक्चुएटर को वो हम एनर्जी देते हैं, ठीक है। वो हाइड्रोलिक एनर्जी हो सकती है, वो न्यूमेटिक एनर्जी हो सकती है। उसको हम स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट तय करवा सकते हैं, उससे स्पेसिफिक रोटेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द एनर्जी कन्वर्जन, कि हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी थी, हमारे पास न्यूमेटिक एनर्जी थी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, तो हमने उसको स्पेसिफिक मोशन में कन्वर्ट कर दिया, स्पेसिफिक वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट इज एनर्जी कन्वर्जन। और ये जो कन्वर्जन का अमल है, दैट हैपेंस इन द एक्चुएटर, और हमारे पास आउटपुट आ जाता है कि हमने क्या काम करना था। तो दैट इज अ फंक्शनल डायग्राम, जिसमें कि हमने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं।
अच्छा जी, ऑनवर्ड टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स। टाइप्स मैंने कुछ आपको पहले बताई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर जो कि हम आम तौर पर हमारी डायग्राम्स के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम ऑयल के साथ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ हाइड्रोलिक एक्चुएटर। न्यूमेटिक एक्चुएटर में हमारे पास एयर आ जाती है। ठीक है, एयर उसको मूव करवाती है। अगर एक साइड से एयर इंसर्ट करते हैं तो वो दूसरी साइड पे हमारा पिस्टन है वो मूव करेगा। अगर दूसरी साइड से देते हैं तो पहली तरफ बैकवर्ड आ जाएगा। तो दैट इज अ न्यूमेटिक एक्चुएटर। मैकेनिकल एक्चुएटर में हम मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करते हैं। स्क्रूज लगे होते हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिक रोटेशन हम देते हैं, जिसकी वजह से चीज आगे पीछे मूव करती है। जिसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आपकी लेथ मशीन के अंदर जो लेड स्क्रू होता है, लेड स्क्रू, वो बेसिकली क्या करता है, वो थ्रेडेड स्क्रू होता है जो कि आपके वो जो कैरिज है, कैरिज को मोशन दे रहा होता है आगे पीछे। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल मोटर्स हो सकती हैं जो कि हमारा ये काम दे सकती हैं मोशन का। अब उसके आगे हमारे पास लीनियर एक्चुएटर्स आ जाते हैं, रोटरी एक्चुएटर्स आ जाते हैं। तो लीनियर एक्चुएटर्स बेसिकली क्या होते हैं, लीनियर एक्चुएटर्स में हमारे पास सॉलिनॉइड्स आ जाते हैं। सॉलिनॉइड्स हाइड्रोलिक न्यूमेटिक तीनों किस्म के होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने लीनियरली मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, रोटेशन डिस्प्लेस करवाना है, किसी चीज को मूव करवाना है। रोटरी एक्चुएटर्स में हमारे पास सॉलिनॉइड नहीं होते, क्योंकि सॉलिनॉइड हमारा सिर्फ लीनियर मोशन दे सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मोशन दे सकता है, और इसमें रोटरी मोशन नहीं होती सॉलिनॉइड में। तो रोटरी मोशन के अंदर हमारे पास सॉलिनॉइड की जगह मोटर आ जाती है। ठीक है, रोटेशन के लिए। और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम भी ऐसे होते हैं जो रोटरी मोशन देते हैं, और न्यूमेटिक सिस्टम भी ऐसे होते हैं जो रोटेशन मोटरी रोटरी मोशन देते हैं। मैं इनकी आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा ये किस तरह से काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड बेसिकली क्या है, ये एक कॉइल है। ठीक है, मेटेलिक कॉइल है, यूजुअली ये कॉपर कॉइल होती है या किसी ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। सो दैट इज अ कॉइल। ठीक है, इस कॉइल को जब हम एनर्जी देते हैं तो ये अपने अंदर एक मेटल को या तो इंसर्ट करती है या फिर रिपेल करती है। ठीक है, तो सोलिनॉइड इज अ कॉइल wound into a tightly packed helix। ठीक है, हेलिक्स के ऊपर ये टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है, इन फिजिक्स द टर्म सोलिनॉइड रेफर्स टू अ लॉन्ग थिन लूप ऑफ वायर। एक फिजिक्स में इसको ये टर्म इस्तेमाल की जाती है कि सोलिनॉइड की जब टर्म इस्तेमाल की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक थिन वायर है जो कि लूप की फॉर्म में लपेटी हुई है। ठीक है, wrapped around a metallic core। ठीक है, which produces a magnetic field when an electrical current is passed through it। जब हम इसको इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो ये अपने अंदर मेटल को खींचती है। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करें कि ये जो है करंट ऑफ है। ठीक है, ये हमारी सोलिनॉइड कॉइल है, ये हमारा मेटेलिक पार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही अब करंट ऑफ है, जैसे हम ऑन करेंगे तो ये पीछे स्प्रिंग लगा हुआ तो ये इसको अपने अंदर इंसर्ट कर लेगी। ठीक है, इंसर्ट भी करती है, रिपेल भी करती है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डिजाइन है। अच्छा जी, एप्लीकेशन इसकी क्या है, इसकी एप्लीकेशन में न्यूमेटिक वाल्व्स भी आ जाते हैं, कार डोर ओपनर भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो कुछ हमारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं, कुछ हमारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके डोर्स ओपन होते हैं ऑटोमेटिकली। वो नो डाउट न्यूमेटिक सिस्टम भी होते हैं उनमें, लेकिन कुछ हमारे पास सॉलिनॉइड वाले भी होती हैं। ठीक है, जो न्यूमेटिक वाली होती है उसमें स्पेसिफिकली आवाज़ भी आती है हवा निकलने की या हवा इंसर्ट होने की। जो हमारे पास सॉलिनॉइड बेस्ड होती हैं उनके अंदर आवाज़ नहीं होती। जो कि हमारी छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनमें आप ऑब्जर्व करते हैं जिनका ऑटो डोर होता है, उनमें ये लगी होती हैं जिनमें आवाज़ भी नहीं आती आपको एयर की। उनमें बेसिकली ये सॉलिनॉइड वाला सिस्टम लगा होता है। सॉलिनॉइड कंट्रोल वाल्व, इसमें आप ऑब्जर्व करें कि जैसे सॉलिनॉइड अगर करंट हम नहीं दे रहे तो ये जो हमारे पास कॉइल है ये एक जगह मौजूद है। ठीक है, एक जगह मौजूद है, और हमारा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये से दैट दिस इज ए पोर्ट,
एंड से दैट दिस इज बी पोर्ट। तो ये ए पोर्ट से हमारा एग्जॉस्ट की तरफ जा रहा है और बी पोर्ट की तरफ हमारा पावर जा रही है। से दैट सोलेनॉइड अगर वर्किंग में आता है तो क्या होता है, वर्किंग में आने के बाद हमारा जो बी पोर्ट है वो एग्जॉस्ट की तरफ जा रहा है और हमारा जो पावर पोर्ट है वो हमारा ए पोजीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एक्चुएटर वो काम करता है। अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, उससे भी आपको एक अच्छी समझ आ जाएगी। Welcome to Lunchbox Sessions, bite-sized industrial training. Hello, this is Carl from LunchboxSessions.com. In this video, we will look at how the electrical solenoids operate a basic spool-type directional control valve, and we'll look at the mechanical override feature that lets you test for basic functioning of the valve. It is typical to find a coil of wire on each end of a 3-position directional control valve. The coil ये बेसिकली क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले तो हम वाल्व को जज करते हैं कि ये वाल्व कौन सा वाल्व है, इसका क्या नाम है। तो ये जो आप लंबी लंबी दो लाइनें देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये बेसिकली हमारे पास ए एंड बी पोर्ट है। ठीक है, यूजली हम अपने डायग्राम्स में ये पोर्ट्स अबव साइड पे देखते हैं, लेकिन इसने ये डाउनवर्ड साइड पे बनाई हुई है। तो वन इज द ए पोर्ट एंड वन इज द बी पोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो पोर्ट्स तो ये आ गई हैं। उसके अलावा दिस इज द पंप पोर्ट, पावर पोर्ट इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इनपुट पोर्ट आ गई है और ये हमारे पास एक पोर्ट आ गई है टैंक पोर्ट। और टैंक पोर्ट ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से आपस में कनेक्टेड है। तो हमारे पास दो पोर्ट्स हमारी इनपुट पोर्ट्स हैं, वन इज द टैंक पोर्ट, वन इज द पावर पोर्ट, और दो हमारी आउटपुट पोर्ट है, वन इज द ए पोर्ट एंड वन इज द बी पोर्ट। So basically we have four valves here. One is A, B. These are the two valves, output valves, and दो input valves हैं, कौन कौन से हैं? One is the tank port and one is the pump port. ठीक है, तो four valves हैं हमारे पास, और अभी ये न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, और इसकी एक बैकवर्ड पोजीशन भी है और इसकी एक फॉरवर्ड पोजीशन हमें नजर आ रही है। तो दिस इज 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, सोलिनॉइड ऑपरेटेड 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, सोलिनॉइड ऑपरेटेड आपको साथ में बताना है कि इसके दो सिर दोनों एंड्स पे हमारे पास सोलिनॉइड्स मौजूद है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है और ये हमारे जो ये दो सोलिनॉइड्स की ये कॉइल है, ये जो ब्राउन कलर की नज़र आ रही है, और ये हमारे पास अंदर एक कोर है, मेटेलिक कोर। ठीक है, जो कि आगे पीछे हम मूव करेगा। तो अभी मैं ये वीडियो चलाता हूँ। of wire together with the valve tube that contains an armature and a push pin make up what is known as a solenoid. Also observe that in the main valve body there is a spring on each end of the spool that helps return the spool to the center position. ये वाला वाल्व ये बता रहा है कि ये डेट इज स्प्रिंग रिटर्न। ठीक है, कि जब सोलिनॉइड के अंदर से एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो रिटर्न कैसे होगा, वो बेसिकली स्प्रिंग से रिटर्न होगा। ठीक है, अगर वाल्व आगे की तरफ मूव करता है तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से एनर्जी खत्म होगी तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग जो है वो रिलीज कर देगा। तो इसका नाम अब आप खुद बनाना सीखें। That is a 4x3 directional control valve solenoid operated spring return. ठीक है, 4x3 directional control valve solenoid operated spring return. The valve is in neutral. The lines with the gauges labeled A and B are the work ports that typically connect to a hydraulic. और मैंने आपको एक लास्ट टाइम बताया भी था कि जब दोनों साइडों पे स्प्रिंग लगा होता है तो उससे हम स्प्रिंग सेंटर्ड कहते हैं। सो दैट इज अ स्प्रिंग सेंटर। ठीक है, 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व स्प्रिंग सेंटर्ड सोलिनॉइड ऑपरेटेड। सोलिनॉइड ऑपरेटेड पहले लिख लें या स्प्रिंग सेंटर्ड बाद में लिख लें, उसी को फर्क नहीं पड़ता। Cylinder or motor.
When we energize the solenoid coil on the left side of the valve, an electromagnetic field is अभी इसने एनर्जी दी है तो पिन बाहर की तरफ आ गई है, ठीक है। created. The field pulls the armature in towards the center of the winding. The armature slides easily in a tube that is internally lubricated with hydraulic. अभी एक क्वेश्चन है, इसमें सोलेनॉइड एक्चुएटर कहाँ पर है? यही क्वेश्चन है, सोलेनॉइड एक्चुएटर कौन सी जगह है? तो बेसिकली ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये सारा पार्ट दैट इज सोलेनॉइड एक्चुएटर, सारा पार्ट सोलेनॉइड एक्चुएटर है, ठीक है। एक्चुएटर बेसिकली एक ऐसा पार्ट है जो मोशन देता है, उसके बैक एंड पे आपने एनर्जी देनी है, तो ये सारा का सारा पार्ट दैट इज सोलेनॉइड एक्चुएटर है, ठीक है। पर्पज इसका मोशन देने के लिए, ठीक है। मोशन मतलब कि आपने अगर ए पोर्ट पे पावर देनी है, बी पोर्ट पे पावर देनी है, आपने कुछ लिफ्ट करनी है या उतारनी है, तो ये इस पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। Hydraulic oil. The armature moves the push pin, and ultimately the push pin moves the valve spool. And now we see flow from the pump being directed to work port B. Did you notice that as the valve spool moved to the right, that the push pin and armature in solenoid B were moved to the right as well? Let's start all over again. Before energizing solenoid A, observe that the left armature has been moved all the way left in the valve tube, and a gap is present between the push pin on the left side of the spool. When we energize solenoid A, the armature and push pin get a running start against the spool as this gap is closed. When the valve is returned to neutral, notice that the gap between the push pin and spool is now on the right-hand side. Whichever side of the valve has the push pin gap has a slight force advantage when that solenoid is next energized. In order to help with troubleshooting and basic valve testing, many solenoid valves include a mechanical override. A mechanical override is simply a pin on the outside end of the valve tube in the center of the solenoid assembly that can be activated with a small screwdriver or hex key. Pushing on the mechanical override is a simple way to find out if the internal parts of the valve, namely the valve spool, is still free to move and operating normally. Make sure that when you push the mechanical override, that no solenoid is still energized, especially the solenoid on the opposite side. As the mechanical override feature is more mechanically forceful than the electromagnetic forces of a solenoid, the armature in solenoid A is being pushed outward from the coil center position, increasing the size of the magnetic field, which in turn increases the amount of current running through the coil. Holding the armature in that position for an extended period of time may cause the coil to overheat and open the winding. The internal coil wire is now broken. That's a few of the basic functions of solenoids on hydraulic directional valves. Thanks for watching. We have hundreds of interactive resources like this live schematic, so you can try out your wild ideas without blowing anything up. Get started at lunchboxsessions.com. अच्छा जी, वीडियो आपने अभी देखी है। तो इससे आपको सोलेनॉइड एक्चुएटर के बारे में काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि दो साइड्स पे हमारे सोलेनॉइड्स लगे हुए थे, तो दैट ये होल पार्ट दैट इज अ सोलेनॉइड एक्चुएटर। इसके अंदर दो सोलेनॉइड्स लगे हुए थे और जो हमारा कंट्रोल वाल्व था वो अंदर मौजूद। एक्चुएटर
अभी आपको ये अभी कंट्रोल वाल्व के साथ सॉलिनॉइड्स लगे हुए थे और अभी मैं आपको ये साथ में एक्चुएटर्स भी मैं शो करवाता हूँ। Solenoid from G+. By modifying the geometry of the pull piece and magnetic return path of a tubular solenoid, G+ engineers have produced a device which develops useful force over an exceptionally long stroke while displaying the characteristics of a proportional solenoid. That means it develops a force that is proportional to breezes. Because of the sound meter here, well, there's a spike on the sound meter. Applications that require automatic doors and locking devices that need to be silent, or in medical equipment in environments where controlling the noise created. You can find the data sheet with the technical specifications for actuators by clicking the products tab at our website www.solenoid has a light. मैं एक्चुएटर भी सर्च करता हूँ साथ में। अभी एक मुझसे गलती हुई है कि वो बेसिकली दैट इज अ कंट्रोल वाल्व इन द सॉलिनॉइड, ठीक है, और उसके साथ एक एक्चुएटर लगेगा। और एक्चुएटर जो है वो एक सिंपल सा पार्ट है जो कि सिर्फ मोशन देता है, ठीक है। वो मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमें शायद एक वीडियो अच्छी मिल जाए। अब ये दैट इज द एक्चुएटर, ठीक है। ये जो रॉड जा रहा है इसके अंदर, मैं आपको दोबारा से वो वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने आपकी लास्ट टाइम दिखाई है, और उसमें आपको बताऊंगा कि वो जो सॉलिनॉइड एक्चुएटर जिसके बारे में आप पूछ रहे थे वो कौन सा है, ठीक है। तो ये पहले आप इसको देखें, ठीक है, इससे आपको एक समझ आएगी कि बेसिकली दैट इज अ सॉलिनॉइड। ये जो कॉपर वायर दैट इज अ सॉलिनॉइड, और ये जो रॉड जा रहा है दैट इज एक्टिंग एज एन एक्चुएटर। जब इंसर्ट हो गया, ठीक है, अभी बैटरी इसने उल्टा की है तो ये एक इजेक्ट हो गया। अभी आपने ऑब्जर्व किया कि समटाइम मेटालिक रॉड को इंसर्ट भी करता है और समटाइम इजेक्ट भी करता है। वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी बैटरीज के जो पोजीशन है वो किस तरह से सेट की हुई है। अब मैं दोबारा से उस वीडियो की तरफ जाता हूँ जो मैंने पहले आपको दिखाई है। Expectancy of over 2. Position. अच्छा जी, so that part that is an solenoid। ये जो गोल्डन कलर का आपको नजर आ रहा है that is a solenoid, और इसके अंदर ये जो पार्ट है that is a solenoid actuator, ठीक है। ये वाला, ये जो पिन लगी हुई है, और इसी तरह से ये वाला, ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या है, that is a directional control valve, और इस पूरे वाल्व का नाम मैंने आपको बताया that is a 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व स्प्रिंग सेंटर्ड सोलिनॉइड ऑपरेटेड, ठीक है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे एक्चुएटर्स लगे हुए हैं इनको हम सोलिनॉइड एक्चुएटर्स का नाम देंगे कि ये जो पिन है, द पिन इंक्लूडिंग दिस कॉइल इज नोन एज सोलिनॉइड एक्चुएटर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारे पास दो साइड पे जो पार्ट लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, दीज आर बेसिकली द सोलिनॉइड एक्चुएटर्स।
चलो जी, अच्छा जी। तो जिस तरह के अभी आपने दो वीडियोस में आपको दिखाई है, जिसमें आपने ऑब्जर्व किया है कि सम टाइम वो रॉड को अंदर भी खींच लेता है, सम टाइम इजेक्ट भी कर देता है। डिपेंड करता है कि आपने अपनी बैटरी की पोलैरिटी किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव साइन को अटैच किया हुआ है। उसके बाद आए थे हमारे पास हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हमारे पास मैंने आपको इस हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दैट इज एन ओवरव्यू। हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड ट्रांसमिट पावर। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि चीज़ को ऑपरेट करवाने के लिए हाइड्रोलिक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें फ्लूइड्स आ जाते हैं, उसमें लिक्विड्स आ जाते हैं, उसमें ऑयल आ जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। अब पंप ड्रिवन बाय प्राइम मूवर क्रिएट्स फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसमें हम पंप स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फ्लूइड को मूव करवा सकें। अच्छा जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हमारे पास लीनियर एक्चुएटर्स आ जाते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर जो प्रोवाइड मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन में हमें मोशन प्रोवाइड करते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक उसकी स्ट्रोक लेंथ होती है, और यूजुअली रेफर टू एज एन सिलेंडर रैम्स। ठीक है, जो कि आमतौर पे हम अभी स्टडी कर चुके हैं। उसमें सिलेंडर्स होते हैं, रैम्स होती हैं, जैक्स होते हैं। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, दैट आर द हाइड्रोलिक एक्चुएटर। रोटरी एक्चुएटर्स हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे को रोटेशनल मोशन देती हैं। उसके मैं अभी आपको वीडियोस दिखाऊंगा। पंप शाफ्ट इज रोटेटेड टू जनरेट फ्लो। ठीक है, वो हमें स्पेसिफिक फ्लो देने के लिए हमें इस्तेमाल होता है पंप वगैरह। और अ मोटर शाफ्ट इज कास्ट टू रोटेट बाय फ्लूइड बीइंग फोर्स्ड इनटू द ड्राइविंग चैम्बर। ठीक है, जो ये हमारे पास फ्लूइड होता है जो कि हमें स्पेसिफिक मोशन प्रोवाइड करता है इन द रोटेशनल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास सेमी रोटरी एक्चुएटर्स आ जाते हैं। सेमी रोटरी एक्चुएटर्स ऐसे रोटरी एक्चुएटर्स होते हैं जो कंप्लीट रोटेशन नहीं देते, बल्कि सेमी रोटेशन देते हैं। मीन्स टू से दैट वो 360 मूव नहीं करते, बल्कि उनका स्पेसिफिक एंगल होता है जिसमें वो मूव करते हैं। वो मे बी वो 270 डिग्री मूव करे, मे बी वो 180 डिग्री की मोशन दे। ठीक है, और उसकी लेटरी मोशन होती है वो बेसिकली। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन नहीं होती। तो इनकी भी मैं वन बाय वन वीडियोस आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक एक्चुएटर। That is a hydraulic Transmit actuator. power from one location to another. Fluid power is converted to mechanical power by means of an actuator. Cylinder actuators deliver a linear push-pull motion via a rod and piston within a cylindrical tube. A single acting cylinder is a cylinder in which the working fluid acts on only one side of the piston. The other side of the cylinder utilizes a mechanical load, springs, compressed air, other cylinders, or the momentum of a flywheel to push the piston back in the other direction. This particular cylinder utilizes a spring on the non-fluid side. This is सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लूइड की मोशन या एक डायरेक्शन में फ्लूइड की मोशन दे सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो रॉड है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा। बाद में जब वो फ्लूइड खत्म हो जाएगा आना, तो स्प्रिंग उसको वापस लेकर आ जाएगा। A single acting cylinder produces linear motion in one direction. When a control valve directs fluid through the inlet port into the blind end, pressure builds up and generates a force on the piston. When the pressure buildup is large enough, the piston begins to move, extending the rod. This is called the forward stroke. When a control valve directs fluid out of the ports, the fluid pressure is removed.
The force of the spring pushes against the piston in the other direction, and the rod returns to the cylinder. This is called the retraction stroke. Single-acting cylinders are most often found in reciprocating engines, pumps, and hydraulic rams. A double-acting cylinder is a cylinder in which fluid acts on both sides of the piston. This type of cylinder can produce linear motion in two directions. A double-acting cylinder has two fluid ports, one on the blind end and one on the rod end. A directional control valve sends fluid through the blind end port while venting fluid out the rod end port back to the tank. Pressure builds up and generates a force on the piston, causing the extension stroke. When the directional control valve is shifted, it sends fluid into the rod end port, out of the blind end port, and back to the tank. Pressure builds up and generates a force on the other side of the piston, causing the retraction stroke. To determine the speed of a piston during extension and retraction, we must first determine the significant working areas. The full piston area is the side of the piston without the rod. This is the area that feels pressure as the piston extends. The next significant working area is called the net area. This area is the size of the full piston area minus the area of the rod. The net area feels pressure when the cylinder retracts. The speed at which the piston extends and retracts is calculated using the volumetric flow rate divided by the area for the incoming fluid. Since each side of the cylinder has a different working area, each side experiences a different speed. Let's assume that the volumetric flow rate is equal for each inlet. Because the rod takes up space within the cylinder, less fluid is required to fill that side. This means that the fluid can fill the rod end side more quickly than it can fill the blind end. Since the rod end side fills with fluid more quickly, the cylinder will always retract faster than it can extend.